नमस्कार दोस्तों, नोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्वाला यादव। आज मैं आपके लाया हूँ द हिंदू एनालिसिस। जो हिंदी न्यूज़पेपर आता है उसका इंग्लिश में उसका मैं हिंदी वर्जन में उसको कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज द हिंदू एनालिसिस आज का। पहले पेज पे दिया है, 2/3 ऑफ इंडियंस हैव एंटीबॉडीज शो आईसीएमआर सर्वे। मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ने ये कहा है कि जितने इंडियंस हैं, इंडिया में जितनी जनता है उसमें से 2/3 हिस्सा, मतलब कि 120 करोड़ है, तो नियरली 80 करोड़ लोगों के पास इम्यूनिटी जग चुकी है। मतलब उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, जब कि उनके अंदर अगर कोरोना का वायरस आएगा तब भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितने पहले होते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है कि नियर 40 करोड़ पीपल, या फिर 3/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 1/3 हिस्सा अभी भी वल्नरेबल है, जिनको अभी भी कोरोना हो सकता है, इसलिए उनको बच के रहना है। उसमें ये भी दिया है, जिसमें 85% जो हेल्थ वर्कर हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो दवाइयाँ बांटते हैं, मेडिकल स्टोर वाले, उनके अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। और जितने हेल्थ वर्कर हैं उनके 1/10 हिस्सा में जो हिस्से लोग, जो उनके 1/10 हिस्से के लोग हैं, उनमें वैक्सीनेशन भी हो चुका है, वो लोग वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। और आगे देखते हैं। और आईसीएमआर ये भी कहती है कि अभी हमको जो थर्ड वेव, शायद थर्ड वेव आ सकती है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। मतलब अभी भी हमको जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, मार्केट में, शादी समारोह में, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वहाँ से हमको बचना चाहिए, जब तक कि टोटल फुल वैक्सीनेटेड ना हो जाए। मतलब कि जो 2 डोज लगनी है, 2 डोज 1 डोज जो लगनी है, जब तक वो पूरी तरह से लग ना जाए तब तक हम बाहर ना जाएँ, अगर बचें तो ज़्यादा सेफ होगा। फिर इसी आर्टिकल में छपा है कि जो 6 साल से 9 साल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर 57% जो इम्यूनिटी है वो बन चुकी है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। 10 से 17 साल के एज ग्रुप में 61% के आसपास एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। 18 से 44 साल के जो यूथ हैं उनके अंदर 67% एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। और जो 45 से 60 साल के लोग हैं उनमें 80% के पास इम्यूनिटी बन चुकी है। जो 60 साल से ज़्यादा हैं उनके अबव 75% इम्यूनिटी बन चुकी है। अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो मेल पुरुष में 66% इम्यूनिटी बन आ चुकी है, और महिलाओं फीमेल में 70% एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। अगर रीजन के हिसाब से देखें तो रूरल, मतलब जो गांव का एरिया है, वहाँ पे 67% के लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। और जो अर्बन एरिया है उसमें 70% लोगों के आसपास एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। और डॉक्टर भार्गव जो आईसीएमआर के मेंबर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल खोलने के मामले में, क्योंकि सरकार चाहती है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी स्कूल है उसको पहले खोला जाए, क्योंकि सबसे कम इफेक्ट कोरोना इफेक्टिव उन लोग पे है। तो इसलिए अगर उनको खोला जाए, अगर बेटर रिस्पांस आता है तो फिर हम उसके आगे और ऊपर के हायर स्कूल ओपन कर सकते हैं। और ता ये सुनिश्चित सरकार करे कि जल्दी से जल्दी लोगों को फुली, मतलब पूरी तरह से वैक्सीनेटेड कर सके। और आईसीएमआर ये भी कहता है कि 2/3 पीपल जो हैं, बस उनमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, लेकिन जो 1/3 पीपल हैं उनके लिए अभी भी खतरा है, वो अभी वल्नरेबल हैं। तो ये आज आज का पहला न्यूज़ था। और जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलते चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पेज पे, आज के जो अगला न्यूज़ है उस पे। ये न्यूज़ तालिबान के बारे में है, जो अफ़गानिस्तान का एक आतंकवादी ग्रुप है। मैं तालिबान के बारे में, तालिबान के हिस्ट्री पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आज का न्यूज़ देखते हैं क्या है कि रॉकेट टारगेट्स काबुल प्रेसिडेंशियल प्लेस, मतलब जो काबुल में, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, जो उसकी कैपिटल काबुल है, वहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके सामने रॉकेट दागे गए हैं। 3 रॉकेट दागे गए हैं, किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया है
कि IS claims responsibility for the attack. President Ghani says Taliban have no intention of peace. Means प्रेसिडेंट जो वहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ घनी है, उन्होंने ये कहा है कि उनके घर के सामने 3 रॉकेट दागे गए और इस्लामिक स्टेट तालिबान ने उसको स्वीकारा भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हाँ हमने ही दागे थे ये रॉकेट। और घनी ने यह भी कहा कि तालिबान के अंदर अभी भी कोई ये मंशन उनकी ये मंशा नहीं है कि अफगानिस्तान में पीस आए, शांति बने वहाँ पे, वो अभी भी वायलेंस चाहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है हॉलीडे ऑफ ईद अल अदा, मतलब कि जो वहाँ पे इस समय ईद का त्यौहार चल रहा है, तो ईद की जो छुट्टी थी उस मौके पर ये रॉकेट दागे गए हैं, किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। और ये पूरी की पूरी अटैक की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। और जो इस्लामिक स्टेट है, सॉरी, जो प्रेसिडेंशियल हाउस है काबुल में, वो पूरा ग्रीन जोन है, मतलब उसके आसपास पूरा सीमेंट ब्लास्ट, मतलब जहाँ पे ब्लास्ट नहीं सकता उसे वॉल्स बने हैं, उसकी दीवार बनी है, वहाँ पे वायर बिछाए गए हैं, उसके आसपास की गलियाँ वो हमेशा बंद रहती हैं, फिर भी वहाँ पे ये रॉकेट दागे गए हैं। यहाँ पर काफ़ी दिनों से तालिबान जो है वायलेंस मचा रहा है, वायलेंस बना पड़ा हुआ है तालिबान के द्वारा। जब से अमेरिका ने यहाँ से काबुल को या पूरे अफ़गानिस्तान को छोड़ा है, तब से तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने के लिए पड़ा हुआ है। पूरा लगभग में 2/3 हिस्सा अफ़गानिस्तान का वो कैप्चर कर चुका है। यहाँ पे देखिए दिया है कि जब से 95% ऑफ द US ट्रूप्स, मतलब जब तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 95% जो ट्रूप्स है, सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, सेना है, वो वापस चले गए हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी 31 अगस्त तक चले जाएंगे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा कहा गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। तो ये आज के न्यूज़ में था। और अभी अफगानिस्तान ने जो एक इंडिया द्वारा डैम बनाया गया था उस पर भी बम ब्लास्ट किया है और कहा है कि और भी इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें आम पब्लिक को भी मारी गई थी। तालिबान का एम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? तालिबान ये चाहता है कि जो पहले इस्लाम था उसको लाया जाए, मतलब जो इस्लाम मोहम्मद पैगंबर के टाइम था उसको लाया जाए, अभी के लिए नहीं। तो ये आज की न्यूज़ है। अगला पेज देखते हैं क्या दिया है। बेस्ट डे इवर, जेफ बेजोस ब्लास्ट इनटू स्पेस ऑन ओन रॉकेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो अमेज़ॉन कंपनी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन के ऐप से जो प्रोडक्ट वगैरह बेचती है, उसका मालिक कौन है? जेफ बेजोस। उनकी एक स्पेस कंपनी है, जैसे भारत की इसरो है, उसी तरह जो जेफ बेजोस की है उस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। जो ब्लू ओरिजिन है वो रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है, मिसाइल वगैरह लॉन्च करती है, इन लोगों का सैटेलाइट है। तो जेफ बेजोस क्या है कि ये पहली बार एक स्पेस टूरिस्ट बनने जा रहे हैं, मतलब कि ये रॉकेट के थ्रू एक कैप्सूल में बैठ के, देखिए यहाँ पर ये कैप्सूल है, इसमें ये बैठ के जाएंगे आसमान में, 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, फिर वहाँ से ये वापस चले आएंगे, और पूरे कैप्सूल के साथ ये वापस चले आएंगे। जो कैप्सूल है इसमें पैराशूट लगा होगा, ये पैराशूट के थ्रू नीचे आएंगे और इजी लैंडिंग करेंगे, आराम से उतरेंगे ये ज़मीन पर। तो देख सकते हैं कि आजकल जो स्पेस में जाने की होड़ मची है वो बहुत ज़्यादा है। सब लोग स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे ये लोग करोड़ों रुपए ले रहे हैं टूरिस्ट के लिए। अगर कोई जाता है तो 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए ऐसे इनका चार्ज है कुछ दूरी जाने के लिए स्पेस में, अंतरिक्ष में। और जो 100 किलोमीटर लाइन है इसको हम बोलते हैं कर्मन लेयर, मतलब कर्मन लाइन है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत कम पाया जाता है, जिसके ऊपर हवाएं बहुत कम पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 52nd एनिवर्सरी ऑफ द अपोलो 11 मून लैंडिंग, मतलब जो अमेरिका ने पहली बार अपोलो 11 को चंद्रमा पर लैंड कराया था उसका 52nd एनिवर्सरी आज था। 1970 में इसको लैंड करवाया गया था। जबकि इससे भी पहले कई बार 10 दिन पहले एक और कंपनी के जो टूरिस्ट है वो जा चुके हैं, जो वर्जिन कंपनी है उसके एक रिचार्ड्स ब्रैंसन है, वो न्यू मैक्सिको से एक 10 दिन पहले ही वो 9 दिन पहले ही वो
स्पेस में जा चुके हैं, तो मतलब वो पहले बन चुके हैं। लेकिन ये जो है ये 16 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे इनसे। वो वो 90 किलोमीटर के आसपास गए थे, तो ये 106 किलोमीटर जाएंगे। ये 11 जुलाई को राइड होनी थी इनकी। 11 जुलाई को जो राइड थी वो ब्लू ओरिजिन की थी, जो रिचार्ड ब्रैंसन गए थे। ये आज है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। पेड्रो कैस्टिलो डिक्लेयर्ड पेरूज नेक्स्ट प्रेसिडेंट। मतलब जो पेरूज है वहाँ के नए प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो को चुना गया है। तो पेरूज एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जो कोस्टल कंट्री है, और पेरू की कैपिटल है लीमा। आगे देखते हैं आज। यहाँ पे दिया है एडीबी ट्रिम्स फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या 2022-23 के बारे में वो ग्रोथ बता रहा है कितना होगी। उसकी भविष्यवाणी किया है वो 10% है। देखिए यहाँ पे दिया है। और उसने जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने बताया है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो 21-22 में जो एंटिसिपेट किया था एडीबी ने 5.2%, वो 5.5% हो गई है। महंगाई हम कैसे नापते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कैसे हम मेज़र करते हैं, जैसे ये मंथ चला है जुलाई का, तो हम पिछले मही देखते हैं पिछले साल जुलाई में किसी प्रोडक्ट का, किसी कमोडिटी का, किसी चीज़ का कितना प्राइस था। जैसे हम मान लेते हैं कि सेब है, वो पिछले साल जुलाई में 100 रुपये किलो था, तो अभी कितना हो गया है, तो वो 105 रुपये 2 पैसे एंटिसिपेट किया था एडीबी ने, लेकिन वो 105 रुपये 50 पैसे बढ़ के हो गया है। वो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन जबकि जो आरबीआई है जो पूरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, वो ये कहती है कि जो महंगाई है वो कम से कम 2% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए। मतलब कोई सामान अगर पिछले साल 100 रुपये की थी, तो वो इस साल इस महीने में कम से कम 102 रुपये की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 106 रुपये की होनी चाहिए। इसी के बीच में वेरी होना चाहिए। अगर 102 रुपये से कम आ गया उसका प्राइस, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है ही नहीं। और अगर 106 रुपये से ज़्यादा हो गई है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा चल रही है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि जो 2020-21 में है वो इंडिया की जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 6.2% है। जबकि जबकि एंटिसिपेटेड क्या होता है आरबीआई का कि वो 2 से 6% के बीच में ही रहनी चाहिए महंगाई। और ये कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, जो आरबीआई के थ्रू होता है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। ये एक बैंक है जो कई देशों के द्वारा मिल के बनाया गया है। तो ये लोगों को लोन फंड करवाती है, लोगों को लोन देती है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। और लोगों हर जितने इसके मेंबर, जितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, उसमें ये डिवाइड किए, उनके शेयर भी उसमें है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें 68 मेंबर्स हैं। और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर जब एडीबी बना था उस टाइम इंडिया का भी उसमें शेयर था। जो एडीबी बना था वो 1966 में बना था। और जो एडीबी है वो फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है 2010 के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद। इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि मैं और क्या इस वीडियो में ऐड कर सकता हूँ, क्या और ज़्यादा जुड़ सकता हूँ, कैसी वीडियो लगी आप ये बताइएगा। शेयर करिएगा अपने व्यूज़। सो थैंक यू।